नमस्कार विंग कमांडर हनुमाचार्य जी, ईशान त्यागी जी और आज सभी देखने वाले प्रोग्राम हमारे श्रोतागण। आज का हमारा विषय है कि जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, उसमें हमें कितनी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और क्या हमारे पास कुछ नेचुरल रेमेडीज़ भी अवेलेबल हैं। और दूसरी बात हम करेंगे आज जो ट्विटर पे आज एक ट्विटर वॉर चल रही है टूल किट को लेके। बीजेपी सत्ताधारी पार्टी का आरोप है कि टूल किट को जो ट्विटर ने मैनिपुलेटेड बताया कांग्रेस की टूल किट को, उसके विषय में आज बात करेंगे हम लोग। तो मेरा पहला सवाल आज ईशान त्यागी जी से होगा। ईशान त्यागी जी, मैं आज एक बीजेपी का प्रोग्राम देख रहा था, इंडिया टीवी पे उन्होंने अभी लॉन्च किया है करीब 15 मिनट पहले। उसमें उन्होंने टूल किट के बारे में ये बोला है कि कोरोना की जब सेकेंड वेव आई तो उसको कुंभ मेले से कनेक्ट किया गया। 12 और 14 अप्रैल को 35 लाख लोग, 12 अप्रैल को और करीब 14 लाख लोगों ने 14 अप्रैल को शाही स्नान किया। और उसके बाद से एक वॉशिंगटन पोस्ट ने, एक अल जजीरा ने और एक दी गार्डियन ने एक सिमिलर ट्वीट करते हुए कहा कि ये जो कुंभ स्नान है ये जो है ये सुपर स्प्रेडर है और इससे कोरोना जो है, कोरोना वेव 2 जो है पूरे देश में फैल जाएगी। जबकि सत्ताधारी पार्टी वालों का कहना है कि 1 अप्रैल को जो पॉजिटिविटी रेट था वो 1.3% था, जबकि 22 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट 3.5% था। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिविटी रेट कोई हरिद्वार में ज्यादा बढ़ा नहीं, जिसकी वजह से कहा जाए कि कुंभ स्नान जो है वो सुपर स्प्रेडर था। ये एक सिर्फ हिंदू आस्था को दिक्कत देने की, उनको धक्का देने की एक साजिश है और इस साजिश की टूल किट की जिम्मेदारी सारी कांग्रेस के ऊपर टिकरा फोड़ा है बीजेपी ने। आपका इसके बारे में क्या कहना है? आत्मजीत जी, अब हमने टूल किट की बात कर ही ली है। तो हम पहले बात करते हैं कि पहली बात तो वो कांग्रेस की टूल किट नहीं है, ये अभी प्रूव नहीं हुआ है। अभी आपने बोला कि कांग्रेस की जो टूल किट है, कांग्रेस ने बोला है कि वो टूल किट उनकी नहीं है और वो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है, जो कि कांग्रेस का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है आईएनसी का, उस पर बनाई गई है बीजेपी के द्वारा। दूसरी चीज, यहाँ पे टूल किट लेके कौन आया? टूल किट का सबसे ज्यादा ट्वीट किसने किया है? सबसे ज्यादा ट्वीट जो किया है, सबसे पहला ट्वीट किया है संबित पात्रा जी ने, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के और अक्सर हमें दिखते रहते हैं अलग अलग चैनल्स पे। देखिए अभिजीत जी, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस खतरनाक मानसिकता से, जो खतरनाक मानसिकता वाली ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग करते हैं, उनका काम है कि किसी व्यक्ति का चरित्र हरण करना। चरित्र हरण कर देंगे, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। जैसा कि आज हुआ है कि वो मैनिपुलेटेड वाला उन्होंने ट्विटर ने डाल दिया, वो गायब हो गए हैं क्योंकि उनका पोल खुल चुकी है उनकी। दूसरी चीज कि संबित पात्रा जी ने जनवरी 2021 में, अगर आपको याद हो, तो अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो ट्वीट किया था। वो भी एडिटेड वीडियो था, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को दिखाया गया था कि वो जो फार्म लॉज है उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो हाईलाइट हो गया कि वो एडिटेड वीडियो है और उनकी बेइज्जती हुई, तो अब उनको वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। 30 से 31 जनवरी के आसपास की बात है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो इस तरह की चीजें वो करते रहते हैं। अब देखिए इसमें गलती कहां पर है? गलती हम लोगों की है, हम जैसे मासूम लोगों की है। जो मासूम लोग उनको देख रहे हैं, वो आते हैं चैनल पे, संबित पात्रा जी कॉमेडी करते हैं, लोग उनको क्या बोलते हैं, देखते हैं और ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है। तो अब ये लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जोकर को देखना बंद करें और जो मुद्दों की बात करता है, अगर वो मुद्दे की बात करते हैं संबित पात्रा जी, तो बात ठीक है। लेकिन अगर वो जोकर पंथी करते हैं, या संबित पात्रा इस जोकर वाला अगर हम टैग उन पे लगा दें, तो कैसा लगेगा उनको? तो देखिए लोगों को समझना पड़ेगा ये बात कि अब जो मुद्दों की बात करेगा, जो 6 साल या 7 साल का हिसाब देगा आपको मोदी सरकार का, आप उस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुने। आप ऐसे लोगों को मत सुने जो लोगों का सिर्फ चरित्र हरण करते हैं और जो टीवी पे आके अनाप शनाप बातें करते हैं। इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं लोगों को बोलना चाहूंगा। और आप अपने साथ और अपने परिवार वालों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को सुन के। अब आते हैं टूल किट की बात पे। देखिए टूल किट में दो चार बातें कही गई। टूल किट में आपको बता देता हूं कि पहली बात तो ये है कि टूल किट का जो ये इशू क्रिएट किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है रियल मुद्दे से। रियल मुद्दा है इस टाइम जो मिसमैनेजमेंट हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक का, ये पहली चीज। दूसरी चीज उसमें बोली गई है कि इंडियन स्ट्रेन जो है, उस हम इंडियन स्ट्रेन ना बोले उसको, क्या बोलते हैं, जो हमारा जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन है इस बार भारत में, उसको इंडियन स्ट्रेन ना बोले। अभी अरे हम जो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में स्ट्रेन है, उसको यूके स्ट्रेन या केंट स्ट्रेन बोल रहे हैं, हम ब्राजीलियन स्ट्रेन बोल रहे हैं। तो इंडियन स्ट्रेन बोलने में दिक्कत क्या है? पहली बात तो ये है। दूसरी चीज इसमें ये आई कि अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन से इतना डर गई है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक सत्ताधारी पार्टी ऑपोजिशन पे ये इल्जाम लगा रही है कि आप हमारे ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं। आप क्यों इतना ऑपोजिशन से डर रहे हैं? मेरे को बता दे भारतीय जनता पार्टी। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये
कि उसमें बोला गया कि हाईलाइट करें कि कोविड का मिसमैनेजमेंट लिखा हुआ है। चलिए, तो ये तो सारी देश हित की बातें हैं, लोगों के सामने आना चाहिए कि कोविड का मिसमैनेजमेंट हुआ है, आईसीयू बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे हमारे पास, वैक्सीनेशन हमारे पास खत्म हो गई है, तो इसमें क्या गलत बोल दिया। दूसरी तीसरी चीज इसमें जो लिखी हुई है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में लिखी हुई है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हाईलाइट कर। क्यों हो रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? ये भी देश हित की बात है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में अगर आप 20,000 22,000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो वो आप पैसा यूज कर सकते थे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में। तो ये सब चीजें, और टूल किट में अगर लिखी है कांग्रेस ने, तो मैं मानता हूं ये सब देश हित की बातें हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जैसा कि अभी बोला जा रहा है कि हम उसको मोदी स्ट्रेन बोले, मतलब क्या बोलते हैं, जो उसमें टूल किट में लिखा हुआ है कि मोदी स्ट्रेन बोलना चाहिए। देखिए, मोदी स्ट्रेन हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मोदी इज नॉट इंडिया, ही इज नॉट इंडिया। फॉर अस ही इज नॉट इंडिया, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनका काम है मैनेजमेंट करना, लोगों के लिए लोगों के लिए काम करना और देश हित में काम करना। लेकिन वो सारे काम आप देखिए आत्मजीत जी, चाहे वो उनका मिसमैनेजमेंट रहा हो कोविड को लेके, चाहे चाइना की सिचुएशन को लेके रहा हो, तो वो एक मिसमैनेजमेंट की मिसाल बन सकते हैं। और उनको लोग, आप देखें आत्मजीत जी, पूरे सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, उनको लोग घड़ियाल से या फिर मगरमच्छ से कंपेयर कर रहे हैं, जिस तरह से वो घड़ियाली आंसू कल बहा रहे थे। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, टूल किट जो है, अगर उसमें कुछ लिखा हुआ भी है इस तरह की, वैसे तो वो फेक न्यूज है और मैनिपुलेशन करके लिखी गई है। ट्विटर ने बोला है, ट्विटर का मैकेनिज्म ऐसा नहीं है। ट्विटर जो है वो कंप्लेंट्स के माध्यम से उसने जाना कि इस ट्वीट में कुछ गड़बड़ है, फिर उन्होंने इमेज प्रोसेसिंग करके वो देखा कि उसमें एडिटिंग करी गई है, इसलिए उन्होंने मैनिपुलेटेड लिखा। तो इसमें कोई गलती मैं नहीं मानता हूँ। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईशान जी, आपने काफी विषयों पर बात की। मेरा अगला सवाल जो है विंग कमांडर अनुमा जी से है। विंग कमांडर अनुमा जी, आपने देखा कि ये जो टूल किट की बात चली, ये टूल किट की बात अभी नहीं चली जब ग्रेटा थुनबर्ग का जो ट्विटर आया था, जो ट्वीट आया था कोरोना 1 में, देश की प्रिपेयर्डनेस को लेके और प्रधानमंत्री मोदी के अंडर बीजेपी सरकार के काम को लेके, उसके बाद से ये टूल किट का मुद्दा उठा है। अब आज बीजेपी ये भी कहती है कि कांग्रेस जो अपोजिशन पार्टी है वो बाहर की, वो वॉशिंगटन पोस्ट और बाकी जितने भी आप समझिए कि जो राइट विंग बेस्ड मीडिया नहीं है, जो लेफ्ट विंग और लेफ्ट टू सेंटर बेस्ड मीडिया है, वो जो है इसको प्रोपेगेंडा बना रही है और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये बात कितनी सच है, और आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हम सरकार चला रहे हैं इसको बदनाम करने की? आपने ये भी देखा होगा कि गवर्नमेंट ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आज जैसे ईशान जी ने पॉइंट आउट किया कि उन्होंने कहा है कि इंडियन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस को मेंशन मत कीजिए, ये मत मेंशन कीजिए कि इंडियन वेरिएंट कोरोना वायरस का है, ये एक वेरिएंट है, ये इंडिया का नहीं है। पर हम यूके वेरिएंट कहने से तो घबराते नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि हिंदुस्तान का रेपुटेशन या साख पे कोई ऐसी कोई दाग या धब्बा लग गया है जिसको सरकार मिटा नहीं पा रही? देखिए, जब व्हाट्सएप नया-नया आया था तो हम लोग आपस में एक-दूसरे को मैसेजेस भेजते थे, बड़ा खुश हुआ करते थे। धीरे-धीरे हमने ये सब 2014 के आसपास ही नोटिस किया, कुछ इस तरह की पोस्ट आती हैं जिसमें कोई पुरानी कहानी शुरू होती है, चाहे वो महाभारत से शुरू हो, चाहे वो मुगलों से, चाहे वो रामायण से, और उस कहानी में बीच में आते-आते एक हल्का ट्विस्ट आता था और एंड में आते-आते वो या तो कांग्रेस को कोसने पर या जवाहरलाल नेहरू जी को कोसने पर, या उसी तरह से पुराने जितने इतिहासकार हैं जिनको हम बुद्धिजीवी मानते हैं, जिनके कारण आज हिंदुस्तान का बहुत सारा इतिहास लिखा गया है, वो सारे लोग, तो उनको टारगेट करती हुई वो पोस्ट होती थी। शुरू-शुरू में बड़ा अनोखा और नया लगता था, पर मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये शायद टूल किट था, क्योंकि ये जो 6-7 सालों से धीरे-धीरे और आप विश्वास मानिएगा और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि जितने भी हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वो उसके सबसे ज्यादा उसकी फ्लडिंग वहीं होती है। जो भी आपके पारिवारिक जो होंगे वहां पर जो जो हमारे बीच में विचारों के मतभेद हैं, तो सबसे ज्यादा वो उसी जगह पे वो पोस्ट आती हैं। बाकी हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में तो ये होता है कि बहुत सारे लोग समझदार भी हैं, लेकिन उन ग्रुप्स में अक्सर ऐसे भी लोग होते हैं, हमारे घर में ही रहने वाली महिलाएं होती हैं, या ऐसे जो पुरुष होते हैं जो 60 साल के ऊपर हैं, जो ज्यादा न्यूज के टच में नहीं रहते। एक तो ये शुरू हुआ। दूसरे जो जिसको हम मुख्य धारा का मीडिया बोलते हैं, वहां से प्रोपोगेट करना शुरू हुआ। एक चैनल पे मुझे बुलाया गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये उनको मतलब पहली बार पता चल रहा था कि जो राफेल है वो कांग्रेस के समय में ये प्रपोजल था। वो प्रपोजल कब से था?
2007 के पहले से 1999 में एक बार जॉर्ज फर्नांडिस जी ने 100 एयरक्राफ्ट का प्रपोजल जो था मिराज 2000 का, उसका सप्लाई ऑर्डर देने से मना कर दिया था, जिसके कारण एक्चुअली आज हमारे सेना में एयरक्राफ्ट की कमी है। तो मैं कुल मिला के ये बता रही हूँ कि उस व्यक्ति का ये कहना था कि राफेल पहली बार मोदी जी के समय में आया, जबकि मैं इस परचेज की प्रक्रिया से जुड़ी हुई अधिकारी थी। जब मैं बताने लगी तो उनको बहुत तकलीफ हो गई। तो जो ये प्रोपोगेंडा है वही टूल किट है, और चूंकि उसको अब तोड़ने के लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम पहले क्या करते थे, इस तरह की जब पोस्ट 2015-16 में आती थी तो आश्चर्य से देखते थे। 17-18 आते आते हमको समझ में आने लगा कि ये तो फालतू की बकवास है, इसको जरा इंटरनेट पे ढूंढो तो कोई और चीज नजर आती है। अब आप इंटरनेट में उसकी सच्चाई भी ढूंढेंगे ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ये अंदेशा है ये मेरे अंदर कि सुंदर पिचाई जब से मिलकर गए हैं प्रधानमंत्री से, उसके बाद में गूगल में आपको वो सर्च नहीं मिलती जिसकी आप कोशिश कर रहे होते हैं। जो आप सच्चाई परखना चाहते हैं वो आपको उस तरह से नहीं मिलता। आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएंगे, तब जाके किसी एग्जैक्ट जगह पे पहुंचेंगे आप। तो ये सारा टूल किट का जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी का क्रिएटेड है। अब उनके इतने बड़े प्रोपोगेंडा के ऊपर अब प्रहार शुरू हो गया है। आपने ये भाषा पहले कभी सुनी थी क्या? टुकड़े टुकड़े गैंग, लुटियन गैंग, प्रेस्टिट्यूट, सिकुलर, अवार्ड वापसी गैंग, खान मार्केट गैंग, ये भाषा कहाँ से आई है? ये भाषा जिन्होंने बनाई है वो टूल किट के निर्माता है। पहले की जो सरकारें रही हैं उनके लिए टूल किट का अर्थ था भारत का निर्माण, लेकिन ये जो लोग हैं इनके लिए टूल किट का अर्थ है एक अलग भाषा बनाओ, लोगों को आपस में, आप देखिए परिवारों में, बेडरूम में चली गई है ये लड़ाइयां। ये विचारधारा की लड़ाई नहीं रही, इसमें राजनीतिक लोगों ने अपने परिवारों से लोगों को अलग कर दिया। हमारे बचपन के दोस्तों के बीच में ये झगड़ा है। आप देखिए आपके सबके साथ, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। मैं कहती हूँ कि आज इंडिया टीवी में इन्होंने ये जो तमाशा किया, इसके बजाय ये करते कि इनके जितनी भी सरकार के जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी उनको बतानी थी कि इस वक्त क्या स्टेटस है, कितना लोगों को टीका लगाया जा रहा है, कितने, तो इसके लिए इन्होंने इंडिया टीवी का मंच नहीं लिया। इसी तरह से अभी कल परसों में ही 7-8 दिन पहले दैनिक भास्कर ने इनका एक शर्मसार हुई गंगा नाम का एक पूरा का पूरा एक वो निकाली थी रिपोर्ट। उसके बाद उस पेपर को उन्होंने एडिट मतलब विज्ञापन देना बंद कर दिया। सब जगह ये खबर दे दी गई कि दैनिक भास्कर को नहीं देना। ये है टूल किट। टूल किट जो कांग्रेस के नाम पे जो चल रहा है वो सारी गलत बातें हैं, सब जानते हैं। हर एक जो एजेंसी है, हर एक जो पार्टी है, सभी के पास एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है। उस रिसर्च डिपार्टमेंट की तरह के अगर आप पेपर्स क्रिएट करके उस पर कुछ लिख के करते हैं, और अभी तक क्या था, लोग इसको मजाक में ले लेते थे। ये हमारा, इससे हमारे देश को बहुत चोट पहुंच चुकी है। मैं समझती हूँ बहुत बड़ा घातक हो चुका है। ये एक घातक रोग की तरह है। जैसी महामारी कोरोना है, वैसी ही महामारी हमारे देश को बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। तो सारा टूल किट जो है उसके कॉपीराइट्स केवल भारतीय जनता पार्टी के पास। जी जी, आपकी बात को मैं सपोर्ट करता हूं। और आज एक दी वायर में आर्टिकल भी आया था, पढ़िएगा उसको जरूर। वो पीएलए से रिलेटेड था, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो अब एलएसी पे जो है वो पूरी तरीके से स्थापित हो चुकी है। और ये कह दिया है, वहां के कमांडर्स ने कह दिया है कि एलएसी अब एलओसी बन चुका है। और 850 किलोमीटर का जो लद्दाख का एरिया है, जिसमें सारी ये हमारी जद्दोजहद चल रही है पीएलए के साथ में, 50 से 60 हजार इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो परमानेंटली अब स्टैब्लिश किए जाएंगे। एमएसी जो बनी थी 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में, उसको 2017 में जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि ये कहा गया था कि जो हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो शी जिनपिंग के साथ ब्यूरोक्रेटिक अपने डायलॉग के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और आज हमारे इंडियन आर्मी की ये हालत है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस भी नहीं है और काफी प्रॉब्लम्स में है। और 12,000 फीट पे आप समझिए कि पूरी सर्दियां निकालना -35 -40 डिग्री टेम्परेचर पे कितना मुश्किल होगा। और अब हमारी प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है। पाकिस्तान को तो हम फिर भी मैनेज कर लेते थे क्योंकि हमसे कमजोर देश है। अब चाइना से हमारी लड़ाई है, और ये जो 3,3500 किलोमीटर का हमारा जो बॉर्डर उनके साथ हम शेयर करते हैं, आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत ही दिक्कतें पैदा करेगा और हमारे बजट पे भी, हमारे जीडीपी पे भी बहुत बड़ा स्ट्रेन होगा। खैर, मेरा अगला सवाल जो है वो डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी से है। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, मैंने आपका एक बहुत अच्छा आर्टिकल आज पढ़ा, आपका काफी न्यूज़पेपर्स में आपने एक इम्यूनिटी पावर को लेके एक आर्टिकल लिखा, जिसमें आपने कहा कि नीड फॉर वैक्सीनेशन है कि नहीं, हमारे टी सेल्स को हम कितना जो है मजबूत कर सकते हैं कि हमें वैक्सीनेशन की जरूरत ही ना पड़े। एंटीबॉडीज का टेस्ट हम लोग कराते नहीं है, वैक्सीनेशन के लिए चले जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में इसके ऊपर ना कोई बात हुई आज तक, ना इस पे चिंतन किया गया। आपका इस बारे में क्या कहना है और आपका क्या विचार? आत्मजीत सिंह जी, कोरोना
जब से आया विश्व में और जब से भारत में पूरी क्रोनोलॉजी को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि वास्तव में ना तो दवाइयां बचा पा रही हैं। शुरू से अगर आप देखो कि मास्क पे पहले कहा 1 मास्क लगाना पड़ेगा, फिर 2 लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे, फिर ये था कि हवा में नहीं फैलता, अब हवा से भी फैलता है, मधुमक्खियों से नहीं फैलता, मधुमक्खियों से भी फैलता है। और रेमडेसिविर को सब आपको पता ही है कि कौन कौन सी दवाइयां आई, फिर उसको हमने रिजेक्ट भी किया। और जो जिसको लेके मारामारी है वैक्सीन को लेके, वो भी हम देख रहे हैं कि कई मामलों में सिद्ध नहीं हो पा रही है पूरी तरह से रक्षा करने में। तो कुल मिला के जो हमारे आसपास हमारे घर परिवार के जो मरीज जा रहे हैं और जो खत्म हो रहे हैं, तो उसे तो हम देख रहे हैं ना कि क्या क्या दवाइयां लगी और कैसे उनका इलाज हुआ। सारी चीजों को देखने के बाद हमें एक समझ में आ रहा है कि पूरी तरह से कोरोना देवी के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो चाहे जिसको मारे चाहे जिसको छोड़े। सारी कवायदें आप लाख कह दीजिए, सारी कवायदें केवल हम संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, लगभग ये हो चला है। जिस सब कुछ आप कर लीजिए, पीपी किट पहन लीजिए, दुनिया भर की चेतावनियां सबको पालन करने के बाद भी कोरोना हो रहा है, ठीक है। और भी मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में पता चलेगा कि और भी कई तरीके हैं जिससे फैल रहा है। तो वो चीज जो हमें प्रकृति ने दी है, जिसे लेके हम पैदा हुए हैं, वो रक्षा कवच जो है, जो ढेर सारी जानी अनजानी बीमारियों से हमें बचाता रहा है। मैं आयुर्वेद का छात्र होने के कारण और अंतर्राष्ट्रीय जो भी अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, और उसके अलावा अल्टरनेटिव थेरेपी भी तो कुछ सालों में, कुछ दशकों में, कुछ सेंचुरीज में डेवलप हुई है। मैं उन हजारों साल पुरानी जो थेरेपीज हैं, जो ट्राइबल्स जंगलों में रहते हुए बिना किसी विज्ञान के, बिना किसी शेल्टर के, एक्सट्रीम वेदर में और ढेर सारी बीमारियों से लड़ते हुए अपनी जाति को बचा के आए हैं अभी तक, उनके जो तौर तरीके हैं उनसे मैं कोशिश करता हूं कि हम कुछ सीखें तो शायद इससे बचने के रास्ते मिले, वो कुंजी वहां मिल सकती है। और मैं बड़ी गंभीरता पूर्वक लगा हुआ हूं इसमें, जितना मेरी शक्ति है, जितना ज्ञान है, जो मेरे मित्र हैं जो मुझे मदद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें वहीं से मिलेगा। और आपका जो शरीर है वही सबसे बड़ा कवच है, उसे कैसे आप वेल इक्विप्ड करें, उसके जरिए आप बच सकते हैं। और ये उतना असंभव भी नहीं है। सरकारें तो बड़ी दिक्कत कर रही हैं, जिस तरह सब्जी वाले को मार के मतलब सरकारें खुद पैनिक हो चली हैं। कोरोना से बचाने के नाम पे हम लोग साथ इतना जबरदस्ती हो रही है, नागरिक अधिकार खत्म हो गए हैं और लॉकडाउन के चलते कमर टूट गई है। हम आप सब इस समय बैठ के एक सुरक्षित जगह में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिसे रोज अपने घर के लिए राशन कमाना है, शहरों में है बहुत, उनके बारे में जरा सच में सोचे हम लोग। केवल एक, मैं लफाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्थिति बेहद कठिन है और दिनों दिन और कठिन हम बनाते जा रहे हैं। थोड़ा सा टूल किट का तो मैं एक वाक्य में कहूँ कि टूल किट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट को मेटर्स को लेके, ब्लैक लाइफ्स को लेके और इन्वायरमेंट कैंपेन को लेके हमेशा बनते रहे हैं। टूल किट ऐसा कोई मिसाइल नहीं है। अब ये गवर्नमेंट जो सोशल मीडिया की जो हवा को अपने सत्ता रूपी जहाज को चलाने के लिए, सोशल मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे पेपर हो, सारे मीडिया को ये मूविंग फोर्स के रूप में उपयोग करते रहते हैं हमेशा। और जब इनके खिलाफ कुछ होता है तो त्राहिमाम चालू करते हैं। थोड़ा सा कुछ होता है तो इनकी एक पूरी सेना है जो बिल्कुल चिल्लाने लगती है। और यहाँ तक कि इसका उपयोग ये जो करंट इश्यूज होते हैं, जो ज्वलंत समस्याएं होती है नागरिकों से जुड़ी, वहां से ध्यान भटकाने के लिए ये सब करते हैं। और ऐसे मुद्दे जानबूझ के चुनते हैं जिससे 70% जनता जो अशिक्षित है, जो आपके टच स्क्रीन वाले मोबाइल पे नहीं है, जो टूल किट नहीं समझती क्या है, वो उसको लगता है कि टूल किट वाले कांग्रेस ने कुछ ऐसी कोई बड़ी साजिश कर दी, समझ गए, कि देश के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा कुछ हो गया। इतना समझ में आता है। ऐसा हल्ला मचाते हैं अश्वत्थामा मरो दरुआ कुंजरों में कि कुंजरो शब्द तो टोटल गायब ही हो जाता है। तो ये इनका कैरेक्टर रहा है और इसे समझने की जरूरत है। जब हम इस तरह से जरा सोचिए, रोगी, योगी, भोगी, और मतलब ये रोगी मतलब मनोरोगी,
योगी देख ही रहे हैं कैसे योगी है, जो दुनिया से मुख मोड़ के संन्यास लिए बैठे हैं। कोई झोला लेके घूम रहा है, उससे पकड़ पकड़ के आप कहेंगे चलो शासन चलाइए आप, तो ये होगा ही, ये हमें समझना होगा। ये हम अपनी गलतियों की सजा पा रहे हैं, समझ गए। तो इसमें मैं ये मान के चलता हूं कि फिलहाल तो कोरोना से अगर बचना है तो आप बेहतर ये है कि परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का भी पे भी भरोसा करो, और जो भी स्वास्थ्य के नियम है उनका भरपूर पालन करो। और चाहेंगे तो अगले बार मैं चाहूंगा कि एक कंप्लीट गाइडलाइन हम पेश करें, कुछ डॉक्टरों से चर्चा करके मैं करता हूं। और बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बड़ी बड़े आपके कोरोना के अस्पताल चला रहे हैं, 2-2 हजार मरीजों को ठीक किया है, उनसे भी मेरी चर्चा होती पैनल पे, और आप चाहेंगे तो उनको उनसे भी जुड़ सकते हैं। जी जी, जी, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा इस बारे में। बहुत अच्छा विचार है। राजा राम जी वो अपनी और शहद भेज देना, और अश्वगंधा और वो अपना जो काढ़ा है वो भेज दीजिएगा। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, रेमडेसिविर दूसरे को लगवा रहे हैं, प्लाज्मा लगवा रहे हैं, बदस्तूर जारी है, क्योंकि वो धंधा है, गंदा है पर धंधा है। करोड़ों रुपया लोन लेके अस्पताल खोला है, 2 करोड़ की ओटी डाली है, आईसीयू में है, रोज शाम को मीटिंग होती है और डांटा जाता है मैनेजमेंट को, करे 4 बेड अभी भी खाली है, लानत है तुम पे, इस दौर में भी अगर खाली है तो फिर कब भरेंगे ये बेड। इस तरह की मीटिंग होती है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं उससे, इस चीज को समझे। जी, आपकी बड़ी, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा देर से आया मैं आपसे, मेरा वादा था टाइम पे आने का। जी, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके विचार जो हैं बहुत अच्छे हैं और हम इस पे काम करेंगे। और मैं आपसे और भी विषय में बात करना चाहता हूं जो आप काम कर रहे हैं वहाँ पे। मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा और मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी लगी। फिर एक दिन प्रोग्राम रखूंगा मैं इसी पे, जीव जयंती और जय विशेष पे, जो आपने बोला आज मधुमक्खियों को लेके, बीज को लेके, कि हर आदमी का, हर एक जीव का इस धरती पे एक रोल है। अगर हम जीव खत्म कर देंगे तो इस धरती खत्म हो जाएगी। ये धरती एक इसका आप समझिए कि संतुलन है। उस संतुलन को अगर खराब करेंगे तो ना धरती हमारे लिए बचेगी, ना जीव जंतुओं के लिए बचेगी। तो इसके बारे में बस चर्चा करेंगे। मेरा अगला सवाल प्रबल जी से है। प्रबल जी, आज फिर पॉलिटिक्स शुरू कर दी बीजेपी की सरकार ने। जहां पे केसेस कम होते हैं, 4 लाख से 2,70,000 पे केस आए। कल परसों आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने एड्रेस करा पब्लिक को, और थोड़े बहुत इमोशनल भी हो गए। कईयों ने कहा कि ये तो बिल्कुल ऑस्कर परफॉर्मेंस थी, इसके लिए उनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ आज फिर एक जो मीडिया के गोदी चैनल हैं, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा फिर से शुरू कर दिया ये टूल किट को लेकर। वो कहते हैं कि ये टूल किट जो है ये इंटरनेशनल मीडिया की एक साजिश है, जिसमें सारी जो मीडिया कंपनीज हैं वो एक समान ट्विटर कर रही हैं लोगों को। और जो शाही स्नान था, शाही स्नान जब शुरू हुआ 1 अप्रैल को, उससे ज्यादा केसेस तो उस टाइम रायपुर में थे, छत्तीसगढ़ में थे, उनका ये कहना है। और वो कहते हैं कि जब दूसरा शाही स्नान हुआ 14 अप्रैल के आसपास, तो उससे ज्यादा केसेस तो विशाखापट्टनम में थे। तो ये वेस्टर्न इंडिया की प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र की प्रॉब्लम है, नॉर्थ इंडिया की तो प्रॉब्लम थी ही नहीं कभी ये। और नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम को बना के शाही स्नान को और इन सब चीजों को, हिंदू आस्था को जो है बदनाम किया जा रहा है। दूसरी तरफ आज प्रज्ञा ठाकुर जी का फिर से बयान आया कि मैं तो गौमूत्र पीती हूँ और गौमूत्र पीने से मुझे कोरोना नहीं हुआ। तो जो लोग गौमूत्र नहीं पिएंगे उनको कोरोना हो जाएगा, वैक्सीनेशन और नो वैक्सीनेशन। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए राजगीर जी, कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोए, तो मैं कहूंगा ये मगरमच्छ के आंसू। और मगरमच्छ का एक स्वभाव, वो स्वभाव ये है कि जब मगरमच्छ शिकार करता है तब वो रोता है, वो कोई पछतावे का आंसू नहीं होता। उसी तरह जब इन्होंने लाखों लोगों को लीड लिया, इनकी गलत नीतियों के कारण, इनके मिसमैनेजमेंट के कारण इस दूसरी लहर को इन्होंने आने दिया। इन्होंने न ऑक्सीजन की व्यवस्था की, न वैक्सीनेशन की व्यवस्था की, न इन्होंने बेड्स की व्यवस्था की, न वेंटिलेटर्स, न आईसीयू बेड्स, न सारी चीजों की कुव्यवस्था के कारण, एम्बुलेंस न होने की कुव्यवस्था के कारण जब लाखों लोगों की जान चली गई, तो ये जो है इन्होंने एक घड़ियाली आंसू जो है इन्होंने बहाया। जहां तक आपने बात की कि टूल किट के विषय में, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि टूल किट तो भारतीय जनता पार्टी का, भारत के अंदर अगर किसी ने टूल किट का सबसे ज्यादा सदुपयोग किया है सोशल मीडिया पे, तो वो भारतीय जनता पार्टी उसके मात्र संगठन। आपको याद होगा एक कैंपेन चलता था 2019 के लोकसभा चुनाव के, मैं भी चौकीदार, और सब लोग, यहाँ तक जो भी भारतीय जनता पार्टी में सदस्य होता था उसको बताया जाता था कि मैं भी चौकीदार हूं, अपने नाम के आगे लिखे, चौकीदार फलाने।
चौकीदार, यहाँ तक सुषमा स्वराज ने जब चौकीदार लिखा, चौकीदार सुषमा स्वराज, तो उनके पति जो स्वराज जी, उन्होंने उस पर बड़ी तल्ख टिप्पणी और बड़ा हास्य व्यंग्य किया था कि मेरी बीवी आज से चौकीदार बन गई। तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जी। उसी तरह जिस तरीके से हनुमा जी बता रही थी कि पिछले 7 सालों से जिस तरीके से ये व्यवस्थाएं हुई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर, अभी आज ही मैं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि फिरोज गांधी जो थे, जो इंदिरा गांधी जी के पति थे, उनको बताया कि वो मुसलमान। अब आप बताइए, जो पारसी थे उनको मुसलमान बता दिया गया। और मुझे याद है, भली भांति याद है कि आनंद भवन जब आप जाएंगे इलाहाबाद में, जो प्रयागराज अब हो गया है, नाम बदल दिया गया उसका, लेकिन मैं इलाहाबाद ही जानता हूँ। जब आनंद भवन आप जाएंगे तो अंदर एक गलियारा है और बाहर एक बरामदा है। मुझे याद है तो 98 में मैं गया था, 1998 और 2000 के आसपास गया था मैं, तो मुझे याद है वहां पर एक चबूतरा बना हुआ और वहां पर बताया जाता कि यहाँ पे इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। 7 फेरे इंदिरा गांधी ने यहीं लिया था और गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने उनका कन्यादान किया था। ये बड़ी चीज है, इन विषयों के बारे में ये जानकारी नहीं है। ये तो कई विषयों पे मैंने आपसे कई बार कहा है कि ब्रह्मांड कुछ दिन बाद, आपको मैंने पहले कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि यही नरेंद्र मोदी आके रोएंगे, वो रोए, और यही एक समय ऐसा आएगा 7, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन रुक जाइए और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर कहेंगे, यही टूल किट वाले जो FIR धारी जितने ये सब है, संबित पात्रा एंड कंपनी, ये आकर बोलेंगे कि जितने लोगों की जान बच गई वो मोदी जी के कारण बच गई। आप लोग धन्य है कि मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री। ये स्थिति आने वाली, और ये तानाशाही जो व्यवस्था के लोग होते हैं वो इससे बड़े खुश होते हैं। उनको 2 चीज चाहिए, एक उनकी जय जयकार हो और दूसरा उनके सामने कोई बोले तो उसकी वो आवाज दबा सके। तीसरी बात आपने कहा कि शाही स्नान के विषय में, तो मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, मेरे उसके संस्कार हैं। कुंभ कब होने वाला था? कुंभ होने वाला था 2022। इन्होंने 1 वर्ष पहले ही कुंभ करा दिया। अब मैं अगर हिंदू धर्म को मानता हूं तब तो ये पाप है इनका। भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तराखंड की सरकार है और केंद्र की सरकार है, उन्होंने पाप किया, ईश्वर नाराज हुए। अब तो मैं अगर इस तरह कहूं, ईश्वर नाराज हुए, ईश्वर के नाराज होने के कारण तमाम हिंदुओं के ऊपर उसका अत्याचार, सरकार का अत्याचार हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हर चीज, क्योंकि चुनाव है 2022 में, इसलिए 2021 में इन्होंने कुंभ करा दिया। सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये। दूसरी चीज, गौमूत्र के विषय में इन्होंने, इनकी एक सांसद हैं जो पोस्टर बॉय है इन लोगों की, हिंदुत्व क्या कहेंगे, इनका जो हिंदुत्व की पोस्टर बॉय नहीं, पोस्टर गर्ल होगी, सॉरी, महिला है, गर्ल होगी, बॉय तो हो नहीं सकती वो, लेकिन वो क्या कहते हैं उसे, इंग्लिश में एक शब्द कहा जाता है टॉम बॉय। वो टॉम बॉय जैसी है, मोटरसाइकिल चलाती थी, पीटती थी, थप्पड़ मारती थी, पिस्तौल रखती थी, गोली बम वाले विषय में भी बंद हुई। वो अगर कहती हैं कि गोमूत्र और गोमूत्र के अर्क से, मैं जानता हूं गोमूत्र बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अगर गोमूत्र और गोमूत्र के अर्क से अगर ये कोरोना दूर होता है और स्टेब्लिश है साइंटिफिक तरीके से, तो सरकार को वैक्सीनेशन प्रोसेस बंद कर देना चाहिए। क्यों झूठ में कोविड शील्ड और कोवैक्सीन और फाइजर और स्पुतनिक और फलाना ढिकाना और टेस्ट और हॉस्पिटल L1 L2 L3, और हम लोग पागल, एम्बुलेंस और आईसीयू बेड के लिए पागल, हम लोग को भी भेज दो। आप साइंटिफिकली ICMR से गाइडलाइंस लाइए, जो भार्गव जी हैं और रणजीत गुलेरिया है वो आए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि आप गोमूत्र पीजिए, गोमूत्र के अर्क लीजिए और इससे कोरोना चला जाएगा, और हवन करिए और हवन करने से भी कोरोना चला जाएगा। ये दोनों आप कर दीजिए, हम लोगों को भेज दीजिए, तो हम लोग को इतना चिल्लाना नहीं पड़ेगा। ये तानाशाही व्यवहार है इनका, ये तानाशाही, ये फ्रंटल स्ट्रक्चर को नहीं समझते, ये लोगों को दबाना चाहते हैं। और मैंने आपसे कहा कि जो मगरमच्छ होता है ना, जो मगरमच्छ, हमारे प्रधानमंत्री अगर मगरमच्छ की तरह हमारी जनता को उन्होंने खा लिया, और इनकी गलती से हमारे लाखों करोड़ों लाखों हमारे युवा साथी जो अपने घर के अलोन ब्रेड अर्नर थे, यानी इकलौते कमाने वाले लोग थे, वो लोग मौत के गाल में चले गए। और ऐसा हुआ है कि कई परिवार तो उजड़ ही गए, हमारे आने वाली जनरेशन मिट गई है, और बहुत अच्छे लोग, बहुत साइंटिफिक दिमाग के सोच रखने वाले लोग, अपने विधा में फाइनेंशियल स्ट्रीम में काम करने वाले लोग, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाले अच्छे लोग,
बैंकिंग सेक्टर में अच्छे काम करने वाले लोग, होटल इंडस्ट्री के अच्छे काम करने वाले लोग, टीवी एंकर्स अच्छे काम करने वाले लोग, वो मौत के ग्रास में चले गए। नुकसान किसका है? नुकसान पूरे देश का हुआ। मैं आपके पास वापस आता हूँ इस टॉपिक को लेकर। हमारे काल के ग्रास में डॉक्टर चले गए, जी जी बोलिए। हजारों डॉक्टर चले गए। जी ये किसके कारण? इस मात्र एक नरेंद्र मोदी जैसे पनौती के कारण। जी। इस आज मगरमच्छ नरेंद्र मोदी। आज एक खबर आई है कि 420 डॉक्टरों जो डॉक्टरों की डेथ हो गई कोरोना एज अ कोविड-19 वॉरियर्स। उसमें दिल्ली में 100 हैं, बिहार में 96 हैं, यूपी में 41 हैं, गुजरात में 31 हैं और भी कई होंगे, पर ये ऑफिशियल फिगर जो है वो यही बताई गई है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर श्री हरीशून जी से ही है। हरीशून जी, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, आप एक किसान हैं और हापुड़ जिले से आते हैं। आप एक बात बताइए कि जो हमारा इम्यूनिटी पावर है, जो हमारे अंदरूनी इम्यूनिटी होती है, जो हमें अम्मा हमारी दादी कहती हैं कि मिट्टी में बच्चे को खिलाओ, उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी और उसके टी सेल्स जो हैं वो मजबूत होंगे। हमारे टी सेल्स की मेमोरी होती है जो अच्छा खाना से, अच्छे खुराक से, अच्छा हवा से, अच्छे पानी से चलता है। क्या आपका मानना है कि इतने हम फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स, ये जो नए जी सीड्स आई हैं, जीएम क्रॉप्स आई हैं, जितना फर्टिलाइजर केमिकल हम उसमें यूज कर रहे हैं और नेचुरल इनहेबिटेंट्स हमारे जैसे मछली है और आपकी चिड़िया है, एनवायरमेंट है या मधुमक्खी है, ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं? और ये जो मोबाइल टावर का भी क्या रोल है, कुछ जो ये गिद्धों को और ह्यूमंस को अफेक्ट करता है अपने 2G 3G और 5G रेस के साथ? क्या आपको लगता है इसकी यही जड़ है हमारी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बढ़ने से? आपने देखा होगा म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस डायबिटीज के चलते आ रहे हैं, जो कोविड-19 अफेक्टेड हैं और जिनको डायबिटीज है, और कई लोगों को कोविड-19 इंड्यूस्ड डायबिटीज भी हो गई है। वो डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस हो रहा है। तो इसके विषय में आपके बारे में क्या कहना है? देखिए आत्मजीत जी, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं थोड़ा लेट जुड़ा। मैंने कल भी मैं थोड़ा जल्दी चला गया था। कल भी एक अंतिम संस्कार में मैं था और जी। अभी भी मैं अपने वाहन में बैठ के आप सब लोगों से बातें कर रहा हूँ, जी जी क्योंकि आज भी मैं एक अंतिम संस्कार में हूँ। जी जी मैं ये पहले बता दूं कि गांवों के हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं, जी इतनी मुश्किलों से गांव का गरीब किसान मजदूर जूझ रहा है कि ना तो उसके पास कोई टेस्टिंग है, ना उसके पास कोई दवाई है, ना उसके पास कोई डॉक्टर है, और ऑक्सीजन की उपलब्धता की तो बात छोड़ दीजिए। तो मैं माफी चाहूंगा, मैं आज भी लेट जुड़ा। अब बात आती है ये फर्टिलाइजर्स की। जहां तक फर्टिलाइजर्स की बात है, तो ये सच है कि बहुत सारे जीव जंतु, जैसा अभी आप कह रहे थे, हमारे पैनल में बैठे हुए साथी भी कह रहे थे कि हर जीव इस प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर जीव एक जीवन चक्र है। हमारे आयुर्वेद में यदि हम जाएं तो आयुर्वेद में कहा गया है जीव जीवस्य भोजनम, जीव जीव का भोजन है। लेकिन जब आप एक जीवन चक्र को खत्म कर देते हैं तो वहां पर प्रकृति में बहुत सारी मुश्किलें पैदा होती हैं। प्रकृति असंतुलित हो जाती है और प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए, जैसे हर पिलर मजबूत होना चाहिए किसी भी इमारत को बुलंद बनाने के लिए, उसी तरह से हर जीव का होना जरूरी है प्रकृति को मजबूत रखने के लिए। अब बात आती है खाने पीने की। खाने पीने की बातें, गांव का आदमी आज भी अच्छा खाना खा सकता है, अच्छा जीवन जी सकता है, लेकिन बात उपलब्धता की नहीं है आत्मजीत जी, बात है क्षमताओं की। आप बड़ा संकोच करेंगे इस बात को जानकर कि गांव में कोई गरीब किसान मजदूर यदि बीमार हो जाता है तो पता है उसके परिवारजन या उसके शुभ चिंतक क्या कहते हैं? इसको 1 किलो सेब खिला दो। अब ये सेंटेंस की गंभीरता समझिए कि 1 किलो सेब खिला दो, 2 किलो नहीं खिलाने। मतलब कि गांव में गरीब के पास, किसान के पास इतनी भी क्षमताएं नहीं है कि वो मरीज को भी अच्छा खाना दे सके, मरीज को अच्छा फल खिला सके, क्योंकि आर्थिक रूप से इन सरकारों ने उसे तोड़ दिया है। अब जैसा मैं पहले भी बात कर रहा था कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने पर निर्भर है। अब 1 साल में तो किसान ने बैंक से कर्ज लेकर गन्ना पैदा किया। अब 1 साल फिर उसे डाला, फैक्ट्री को दिया, सरकार को दिया, 1 साल इंतजार किया। अब ऐसा बताइए कि एक गरीब आदमी जो छोटा किसान है, 1 एकड़ 2 एकड़ वाला, वो 10, 20, 50 हजार रुपए कर्ज लेकर तो फसल पैदा करता है। उसके बाद फैक्ट्री को देता है, सरकार को देता है और 1 साल अपने भुगतान का इंतजार करता है। तो किसान के पास, भारत के पास, क्योंकि भारत गांव में बसता है, मेरा अपना मानना है यदि हमें भारत को बचाना है तो पहले गांव को सुरक्षित करना होगा। और ये महामारी आज गांव गांव में जाकर अपने पैर पसार चुकी है। मैं स्वयं बता रहा हूं, मैं साक्षी हूं इस बात का कि अभी भी एक अंतिम संस्कार में बैठा हूं,
लेकिन आप लोगों से बात करने के लिए आके अपने वाहन में आके बैठा। कल भी एक अंतिम संस्कार में था। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जहां मौतें नहीं हो रही हैं, और एक गांव का आदमी होने के नाते, समाज का आदमी होने के नाते हम लोगों को पहुंचना होता है। आप गांव की सभ्यता को अच्छे से समझते हैं। बात है उपलब्धता की, बात है क्षमताओं की। यदि अच्छा खाना कौन नहीं खाना चाहता, गांव का हर आदमी अच्छा खाना खाना चाहता है, अच्छे से फसल उगाना चाहता है, फर्टिलाइजर्स के बिना भी, बिना खरपतवार के भी उगा लेगा। लेकिन बात यह है कि उसकी क्षमताएं तोड़ दी हैं। मेरा अपना मानना यह है कि इस सरकार को गांव से मजदूर चाहिए। कॉरपोरेट जगत के लिए मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं कि यदि गांव का आदमी गांव में पेट भर के खाना खा लेगा तो मजदूर नहीं मिलेगा अडानी को, मजदूर नहीं मिलेगा अंबानी को। इनको गांवों से मजदूर चाहिए। ये गांवों को खत्म करने वाली सरकार है। ये गांवों से पलायन करा रही है। गांवों में सुविधाओं के नाम पर कागजों पे सुविधाएं देती है, लेकिन वास्तविकता में वहां कुछ भी सुविधाएं नहीं है। गांवों से मजदूर बड़े मजबूर होकर पलायन कर रहा है, और जो गांव में 200 रुपए झाड़ी कमा के अपना जीवन पेट भर सकता था, वो शहर में जाके सारा शहर को ही दे आता है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि गांव जीवन की रचना करता है और शहर उसका उपभोग करता है। शहर उपभोक्ता है, उसको यूज करता है। मैंने कोरोना काल में भी देखा, पहले लॉकडाउन में भी देखा, शहर से गांव की तरफ जब पलायन हुआ, क्योंकि शहर से पलायन होने का एक ही कारण था कि शहरों में आदमी के पास भोजन नहीं था, शहरों में रोटी नहीं थी, वापस अपने गांव आ गया। आज स्थिति ये है कि यदि गांव में गरीब को, मजदूर को, किसान को आप रोजगार देंगे, लघु उद्योग की बात करेंगे, कुटीर उद्योग की बात करेंगे, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। हरीश जी, मैं आपकी बात को यही काटता हूं क्योंकि हमारे पास समय समाप्त हो चुका है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। ईशान त्यागी जी, विंग कमांडर हनुमान आचार्य जी, कल हम फिर इस पे डिस्कस करेंगे। प्रबल प्रताप जी, नहीं, प्रबल प्रताप जी और हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कल फिर इस मामले पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।